एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। पिछले सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक श्रृंखला के बाद आज पुनः हम 50 प्रश्नों का एक सीरीज लेके आया हूं और ये सीरीज मात्र 30 मिनट का होगा और इस 30 मिनट में आज के क्लास में हम कुल 50 प्रश्नों का जो सही जवाब है वो बताएंगे और आपसे जानेंगे भी। आज का जो क्लास है आप सभी बच्चों के लिए बिहार बोर्ड 2022 जो परीक्षा होने जा रही है उस दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के एपिसोड में हम आप सभी बच्चों से कुछ प्रश्न भी पूछूंगा जिसका सही जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में जाके देंगे। तो आरंभ करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण सीरीज 50 प्रश्नों का एक श्रृंखला, जिसका पहला प्रश्न आ रहा है आपके बोर्ड पे। पहला प्रश्न कह रहा है कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र क्या होता है। कहता है आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। और आपने ये प्रश्न जो है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़ा था। एक था गोलीय पृष्ठ के लिए और एक पढ़ा था समतल पृष्ठ के लिए। और इसका जो व्यंजक हमने प्राप्त किया था वो क्या था, E बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। आपको याद होगा, नहीं 2 सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हमने साबित किया था। वैसे एक बार आप देख लेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी भी गलत है। ऑप्शन E बराबर 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन डी के साथ। तो आज का जो पहला प्रश्न है, आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन जाएगा डी के साथ। वैसे एक बार आप देख लेंगे और आपको जो लगे वो बताएंगे। वैसे हमें जो याद है, मैं कन्फर्म हूँ, इसका आंसर यही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रश्न हम आपको बताए हैं, पहला चैप्टर से ही लिया गया प्रश्न है। कहता है विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच में कौन सा संबंध सही है। आपको पता है ना कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो विभव प्रवणता का क्या होता है, ऋणात्मक मान होता है। और आपको हमने बताया भी था ना कि विभव, ध्यान दे दीजिएगा, प्रवणता बराबर क्या होता है, dV बट्टा dx या dl, जो मन लिख सकते हैं, ये होता है। और विद्युत क्षेत्र E बराबर हमने आपको क्या बताया था, तो माइनस dV बट्टा dl या dx, यही ना बताया था। और ये भी बताया था ना कि V फंक्शन होता है फंक्शन x, अगर मतलब V फंक्शन x, ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर माइनस dV बट्टा dx हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा, जो अभी हम आपको बताए हैं, E बराबर क्या होता है, तो E बराबर अभी आपका आया ना माइनस dV बट्टा dx, कहीं कहीं dl भी रहता है, ये होगा। देखिए कहीं ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र A में क्या करा, E बराबर माइनस dV बट्टा dx है, dr है। चलो कोई बात नहीं, dr भी रहेगा तो कोई दिक्कत। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा, हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले, यानी आर का वैल्यू दे दिया है, त्रिज्या यानी रेडियस कितना दिया है भाई, तो 9 किलोमीटर दिया है। फिर कहता है गोलीय चालक की विद्युत धारिता क्या होगी, कैपेसिटर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कैपेसिटी। सी बराबर वाट, चूँकि आप जानते हैं सी बराबर फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है आर, ये होता है ना, बताए थे ना फार्मूला, इस पे हम सवाल ही बनाए थे। और इसका जो मान होता है ये होता है 1/9 गुना 10 पर पावर 9। और आर का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 9 किलोमीटर दिया है। 9 से 9 कट जाएगा तो बच जाएगा 1/10 पे पावर 9, ये नीचे में है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 पे पावर माइनस 9 हो जाएगा माइक्रो फैराड। तो अब देखते हैं 10 पे पावर 9 माइक्रो फैराड हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी, लो यहाँ तो कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। गलती तो हमने कहीं किया भी नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ है नहीं, चूँकि ऑप्शन जो आ रहा था आंसर 10 पे पावर माइनस 9 आ रहा था और यहाँ ऐसा ऑप्शन कहीं मिल नहीं रहा है। तो अब इसका तो कोई जवाब है ही नहीं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ही गलत है। अगर आपको लगे कि हम गलत हैं, कहीं हो सकता है गलत हो, कह नहीं सकते हैं, अगर लगे तो इसका जो सही उत्तर होगा ना आप हमें बताएंगे पूरा डिटेल्स में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि समांतर
पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो यहाँ पे आपको समांतर पट्टिका के लिए बताया था, जैसे दो प्लेट बताए थे ना, दोनों के डिस्टेंस बीच का d बताए थे और ये दोनों प्लेट का जो एरिया a बताए थे, याद होगा आप सभी बच्चों को। उसके बाद मान लीजिए इसके अंदर कोई प्रावैधुतांक एप्सिलॉन भर देते हैं, या एप्सिलॉन बराबर होता है ना एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है ना, तो ए भी हो गया, ये भी हो गया, चाहे ये ले लीजिए, डी ले लीजिए। तो इन सबको मिला के हमने एक व्यंजक प्राप्त किया था। व्यंजक क्या प्राप्त किया था? तो आपको याद होगा C बराबर के ए एप्सिलॉन बट्टा डी, ऐसा करके बताए, जहाँ के एक नियतांक करके बताए थे जिसका मान 1 के बराबर होता है। खैर इसका मान 1 रख देंगे तो सीधा C बराबर क्या हो जाएगा? सीधा C बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन बट्टा डी, ये हो जाएगा। या एप्सिलॉन को आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या लाए थे? C बराबर ए एप्सिलॉन बट्टा डी, और कहीं कहीं ये भी दे देता है ए एप्सिलॉन का, ये एप्सिलॉन इसका मान दे देता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना, एप्सिलॉन आर बट्टे डी, ये भी दे देता है। वैसे ऑप्शन देखते हैं ऐसा कहीं कुछ है? ऐसा तो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है। अगला चलते ऑप्शन ऐसा कहीं मिलता है? ए इंटू एप्सिलॉन आर, ए ऑप्शन में ए डी, यस, ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगर कोई तरह की समस्या हो आप हमें इससे अवगत कराएंगे ताकि अगले सीरीज में मैं और बेहतर कर सकूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है? आपको पता है ना, गैल्वेनोमीटर का जो मान होता है वोल्ट मीटर से क्या होता है? तो ज़्यादा होता है। नहीं, गैल्वेनोमीटर का जो मान होता है वोल्ट मीटर से प्रतिरोध जो होता है ज़्यादा होता है, यानी जी जो होता है ना वो बड़ा होता है किससे? भी से। तो ऐसा ऑप्शन कहीं है, संबंध पूछ रहा है, भी बड़ा है जी से, ई तो होगा ही नहीं, भी बराबर ई तो खैर होगा ही नहीं, जी यस, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के पास। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है? मतलब जो आप व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह से बनाते थे ना, याद है ना, यहाँ प्रतिरोध लगा देते थे, याद है? तो और बीच में कुछ लगाते थे, क्या लगाते थे वही पूछ रहा है, व्यवहारिक ढांचा क्या है? तो ये आपका रहा आज का HW प्रश्न। इसका जो सही उत्तर होगा आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएंगे अपना नाम के साथ, ताकि मैं अगले एपिसोड में आप का जो सही उत्तर होगा, जो बच्चे सही उत्तर देंगे उनका नाम मैं बता सकूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। समय बहुत कम है, कम समय में बहुत ज़्यादा तैयारी भी करनी है। प्रश्न कह रहा है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, आपसे पूछ रहा है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में, मतलब किस पर निर्भर करता है? तो आपको पता है ना कि किसी भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये सीधा सीधे आंसर है। लंबाई पे तो होगा ही नहीं, अनुप्रस्थ काट का व्यास होगा ही नहीं, द्रव्यमान पे होगा ही नहीं, और पदार्थ, यस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर है वो जाएगा पदार्थ की प्रकृति पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किरचॉफ के बिंदु नियम जो है निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि में संरक्षित, मतलब बिंदु नियम में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहता है? किरचॉफ का बिंदु नियम को प्रथम नियम के रूप से जाना जाता है ना, संधि का नियम जिसको आप कहते हैं। और संधि का नियम कहता है कि परिपथ में आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? वो शून्य के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में उपस्थित विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, यानी विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल उस परिपथ में स्थित कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ऐसा बताए थे ना, योग के बराबर होता है, शायद इस तरह से बताए, देख लीजिएगा। तो और ये जो नियम है किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, ये किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ना, ये निर्भर करता है किस पे? ये निर्भर करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। लेकिन यहाँ तो बिंदु नियम है, तो बिंदु जो नियम है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आप बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आज का क्या रहा? HW रहा। दोनों क्लियर हम कर दिए, प्रथम नियम दूसरा नियम दोनों कर दिए हैं। आपको जो लगेगा वो उसका उत्तर आप सही बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर दृष्टिकोण से 5 नंबर में पूछता भी है, 2 नंबर में भी पूछता है और 1 नंबर में पूछता तो है ही। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आज का HW रहा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पिछला एपिसोड का पूछा गया प्रश्न है, जो हम आप लोगों को HW दिया था। और प्रश्न कह रहा है कि धारावाहिक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है ना, वो क्या होती है? एक रूप से औसत होती है, यानी यूनिफॉर्म एवरेज होती है। तो समरूप होती है? नहीं। त्वरित होती है? नहीं।
यस ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ये राइट होगा, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, और आपको पता है कि P बराबर जो होता है भी आई होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। P मतलब शक्ति, V मतलब विभव या विभवांतर, I मतलब धारा, ओके। और V बराबर आप जानते हैं IR होता है ओम के नियम से, पता है। अब क्या करते हैं हम लोग, V लिखते हैं बराबर V बराबर IR होता है, तो हम इसको तो लिख सकते हैं ना, I बराबर, I को रहने देंगे, V बट्टा R लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। इसको मान लेता हूँ समीकरण सेकेंड। अब क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड का जो मान है, I का जो मान इसमें डाल देते हैं, इसमें तो क्या होगा, P बराबर R, तो V तो पहले से है, और I का जो मान है V बट्टा R है, यानी गुना V बट्टा R, तो V को V से गुना करेंगे तो V स्क्वायर बट्टा R, तो P बराबर V स्क्वायर बट्टा R आ गया। कहीं ऐसा है, नहीं है, ये भी नहीं है, V स्क्वायर बट्टा R, यस। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपसे कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल का जो मान है वो लॉरेंज बल के साथ निकालते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है लॉरेंज बल, इसलिए भाई इसको याद कर लेना। लॉरेंज बल तो किससे दिया जाता है, और आपको पता है लॉरेंज बल बराबर जो होता है, हमने साबित किया था F बराबर Q V गुने B, वेक्टर दे दीजिएगा, ठीक है, ऐसा बताए थे। तो यहाँ पर वही आपसे पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, F बराबर Q V B गुने V, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी F Q, ठीक है, वी यस, ऑप्शन बी जो है 11 नंबर का जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बहुत हल्का सा प्रश्न है ये, कहता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, और आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो SI पद्धति में उसका मात्रक वेबर होता है, CGS पद्धति में मैक्सवेल होता है, और SI वेबर दे देगा या वोल्ट सेकेंड दे देगा। वैसे प्रश्न के अनुसार ऑप्शन पे चलते, ऑप्शन एम्पियर नहीं होगा, फैराडे नहीं होगा। एम्पियर धारा का मात्रक होता है, फैराडे जो होता है वो धारिता का मात्रक होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है तो इसका मात्रक वेबर होगा, यानी 12 का जो ऑप्शन डी है ना ये राइट आंसर होगा। कहीं कहीं वेबर के बदला आपको दे देगा वोल्ट, ठीक है, सेकेंड ऐसे भी दे देगा। तो याद रखिएगा वोल्ट सेकेंड होता है या बाबर, उसी को बाबर भी सॉरी बाबर नहीं, थोड़ा हिस्ट्री में चले गए, वेबर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा वेबर की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोनों मिलता जुलता नाम है, थोड़ा सा हो जाता है बोलने में, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है। तो आपको पता है ना, आपको हम बताए थे ना कि औसत शक्ति का जो मान होता है वो धारा I तथा विभवांतर V के वर्ग मध्य मूल तथा क्या बोले थे, दोनों के मध्य कलांतर की कोजया मतलब कॉस के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये यहाँ कलांतर की जो जया को ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, कहता है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध हो मतलब R हो उसका शक्ति गुणांक क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि शक्ति गुणांक बराबर, सीधा सीधा समझिएगा, शक्ति गुणांक बराबर जो होता है ना वो कॉस थीटा होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक। और जब परिपथ में केवल क्या हो, प्रतिरोध हो, तो इस स्थिति में धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर जो होता है ना, थीटा का जो वैल्यू होता है ना वो 0 होता है। तो कॉस 0 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो आपसे पूछ क्या रहा, शक्ति गुणांक पूछ रहा है, तो शक्ति गुणांक एक ऑप्शन है, यस। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान क्या होता है। कहने का रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहा है, रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहा है, उसका मान क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा, हमको बताए थे आपको कि शिखर धारा का मतलब प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान बराबर होता है शिखर धारा का मान बट्टा √2। ऐसा कहीं शिखर धारा का √2 नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। वैसे एक बार देख लीजिएगा इस प्रश्न को, थोड़ा सा कंफर्म हो लीजिएगा, औसत धारा मान भी यहाँ दिया हुआ है। थोड़ा सा हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन ऑप्शन सी तो होगा ही, ऐसे आप इसको देख लेना, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कंफ्यूज करके रखूँ, ऐसा स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो मैं क्लियर भी कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15, एक चुंबक की चुंबकीय, देखिए भाई कितना बार ये प्रश्न पूछेगा, कितना बार, हर सेट में एक प्रश्न ये मिल ही जाता है। कहता है एक चुंबक की लंबाई, चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच में कौन सा संबंध है। और आपको 1000 बार हमने बताया है, करोड़ बार नहीं, 1000 बार कम से कम तो बताया हूँ कि Lg/Lm बराबर होता है 6/5 और Lm बराबर होता है 5/6, ऐसा। तो 5/6 Lm बराबर नहीं है। ओ अच्छा, इसको उल्टा ऐसा नहीं है कहीं ऐसा, तो इसको विपरीत कर ना दीजिए, Lg का मान निकाल लेते, Lm उधर चल जाएगा तो 6/5 हो जाएगा, मतलब Lg को रहने दीजिए, भाग में उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो 6/5 Lm, कहीं ऑप्शन है Lg बराबर 6/5, यस, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ऐसा ऐसा प्रश्न आपसे बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न फिर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 16 का आता है यदि BH का मतलब हॉरिजॉन्टल, H मतलब हॉरिजॉन्टल, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है ना कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षैतिज घटक के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस लेके चलते हैं, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक भी, ऊर्ध्वाधर के लिए हम साइन लेके चलते हैं। तो यहाँ क्षैतिज घटक की बात करें कहीं, और इसके लिए हमने साबित किया था BH बराबर कॉस थीटा या लेमडा जो भी हो। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ है, ऐसा नहीं है, BH बराबर नहीं है, BH ठीक है, कॉस थीटा है, कोई बात नहीं, डेल्टा कर दीजिए। तो ऑप्शन जो है ना बी इसका राइट आंसर होगा। ये हमने नमन कोण, नति कोण, चुंबकीय यामियोत्तर ये सब बताए थे, उसमें इसका क्लियर किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कह रहा है कि चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होती है, प्रश्न ये कह रहा है 17 नंबर। और आपको पता है चुंबकन तीव्रता का जो मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर होता है, या इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं एम्पियर मीटर इनवर्स। अरे भाई एम्पियर बट्टा मीटर है ना, ये ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स नहीं हो जाएगा, एक छुपा ना रहता है, तो क्या होगा एम्पियर मीटर इनवर्स या एम्पियर, कहीं ऑप्शन है ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते। लो भैया प्रश्न आ ही गया, चुंबकीय यामियोत्तर है। चुंबकीय यामियोत्तर क्या है, तो आपको पता है ना कि चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यानी चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली, यानी N और S को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं चुंबकीय अक्ष, तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की स्थिति अवस्था में, मतलब स्थिर अवस्था में चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामियोत्तर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर तल को, तो यहाँ पे एक बिंदु नहीं होगा, एक रेखा नहीं होगी, क्षैतिज तो होगा ही नहीं, ऊर्ध्वाधर तल, यस, ऑप्शन डी जो है 18 नंबर का राइट होगा। यानी कह रहा है कि चुंबकीय यामियोत्तर का मतलब इनमें से कौन सा मिलान सही है, तो चुंबकीय यामियोत्तर के लिए ऊर्ध्वाधर तल जो होता है वो बिल्कुल सही है डिफिनीशन के अनुसार। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। और आपको पता है कि इसके लिए मैंने व्यंजक भी प्राप्त किया था कि 1/DF लाया था, ऐसा लाया था। तो समान संयोजन के लिए तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा वो ए की ओर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से ये प्रश्न आ गया, बहुत हल्का प्रश्न है। कहता है सामान्य आँख की लेंस की फोकस दूरी लगभग क्या होती है। यानी जो आपका नॉर्मल आइज होता है, यानी और नॉर्मल आइज लेंस जो होता है आई का, आँख का, वो फोकल लेंथ कितना होता है उसका, तो 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, उसका मात्रक डायप्टर होता है। कभी कभी प्रश्न ये भी कह सकता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर होता है और इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा सी के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत फेमस क्वेश्चन, कई बार पूछा है। हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, तो आपको पता है हीरा का क्रांति कोण लगभग 24.41 डिग्री के आसपास होता है, 41 डिग्री के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट आंसर जो है हम जाएंगे ऑप्शन किसके साथ, ए के साथ। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ए के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। लो भैया ये प्रश्न 5 नंबर में कई बार पूछा है। कहता है दो संपर्कित मतलब साथ साथ उत्तल है, यानी दो उत्तल लेंस दोनों क्या है, सटा हुआ है, तो इसका समतुल्य लेंस कितना होगा। तो याद रखिएगा दो संपर्कित उत्तल लेंस का समतुल्य लेंस उत्तल ही होता है। ठीक है, तो उत्तल यहाँ पे है क्या, ऑप्शन ए जो है 22 नंबर का बिल्कुल सही है। अगर आपको लग रहा है कि आज का क्लास बहुत फास्ट सर पढ़ा रहे हैं, सर कम ही पढ़ाएं लेकिन थोड़ा सा और समझा के पढ़ाएं, तो हम वैसा ही करेंगे। क्वेश्चन की संख्या 50 से घटा के 30 पर ले आएंगे, इसको फुल डिटेल्स हो के मतलब समझाएंगे, पूरा एकदम विस्तृत रूप से समझाएंगे। लेकिन समय कम है, आज तारीख हो गया 10 और आपका एग्ज़ाम का दिन जो है मात्र 20 दिन बचा है, और 20 दिन में हमको 1000 पुराना है,
ठीक है, ऑब्जेक्टिव की संख्या पुरानी है और साथ साथ लॉजिक गेट भी पढ़ाना है, तो सब कुछ लेके चलेंगे ना, तब ना ये होगा। इसलिए 22 नंबर का जो सही उत्तर है ए के पास हम जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। लो, क्वेश्चन नंबर 23 आपका आ गया है। प्रश्न कहता है कि प्रकाशिक तंतु जिसको आप ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, इसका मूल सिद्धांत क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो मूल सिद्धांत है ना, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। जब ये चैप्टर हम पढ़ाए थे तो लास्ट में आपको इसके बारे में बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, रट लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। लो भैया, क्वेश्चन नंबर 24 फिर से आ गया। कहता है समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, इसका जवाब आप देंगे। इस तरह से तीसरा प्रश्न भी आपका HW रहा, भूल मत कीजिएगा, उत्तर जरूर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इन धनुष के निर्माण में, क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है आपसे 23, इंद्रधनुष के निर्माण में के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना सही है। यानी इन धनुष के निर्माण में, एक बात आपको बताए थे क्लास में, हम बहुत बार समझाए थे कि इन धनुष के निर्माण के लिए अपवर्तन, समझ रहे हैं ना, अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों घटना क्या है, जिम्मेदार होता है। अब देखिए तीनों ऑप्शन में है, प्रकीर्णन नहीं होगा, विवर्तन नहीं होगा, ध्रुवीकरण नहीं होगा, वर्ण विक्षेपन। देखिए तीनों में वर्ण विक्षेपन है। यस, वर्ण विक्षेपन की बात किए थे ना। याद रखिएगा कि इन धनुष के निर्माण के लिए ना 3 जो है प्रकाश की घटना मुख्य जिम्मेदार है। एक अपवर्तन है, एक विक्षेपण है, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तीनों में से कोई, देखिए तीनों तो नहीं देगा, कोई एक ही देगा। तो याद रखिए, जो देगा उसको टच कर लेंगे। तो ऑप्शन सी जो यहाँ दे रखा है, तो 25 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। आपको पता है ना कि यहाँ जो प्रश्न कह रहा है किस रंग के प्रकाश के लिए, वो रंग आपसे पूछ रहा है, और फिर कह रहा है कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो होता है बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम होता है लाल रंग का। तो यहाँ अधिक पूछ रहा है तो बैंगनी कहीं है, लाल में कम होता है, सबसे कम लाल में होता है, हरा होगा ही नहीं। बैंगनी दिया है तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 26 का ये सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा है और काफ़ी बार मैंने बताया है, तो ये प्रश्न रहा HW, इसका जवाब आप देंगे। आज काफ़ी संख्या में HW मिलने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। समय बहुत कम बच गई है, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन बतानी है। प्रश्न कह रहा है, कुछ आपसे पूछनी भी है। प्रश्न कह रहा है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन सी घटना पुष्टि करता है। यानी प्रकाश के बारे में पहले क्या सोच रखा था कि प्रकाश जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन जब ध्रुवन की घटनाएं घटी, टूरमैलिन क्रिस्टल वाली जो हम एक प्रयोग बताए थे, टूरमैलिन क्रिस्टल वाली जो हमने एक प्रयोग बताया था, तो उससे पता चला था कि प्रकाश जो है अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ है ना। और ये हम पढ़े थे ध्रुवन चैप्टर में। तो सही उत्तर ध्रुवन होगा। देखिए कहीं ध्रुवन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यस, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, देखिए ये भी बहुत हल्का प्रश्न है कि अवरोधक के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक फ्रॉनहोफर का विवर्तन, एक फ्रेनेल का विवर्तन। याद रखिएगा, प्रश्न कह देगा कि विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक फ्रेनेल का विवर्तन, एक फ्रॉनहोफर का विवर्तन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन जाएगा बी के साथ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आपसे कि चांदी का कार्यफलन कितना होता है। चांदी का कार्यफलन कितना होता है, और आपको पता है न्यूमेरिकल में बनाने क्रम में बताए थे कि चांदी का जो कार्यफलन होता है 3.2 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कहीं ऑप्शन है, नहीं है, नहीं है। यस, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 था ना, ये 31 की ओर चलते हैं। और ये प्रश्न भी बहुत हल्का है। कहता है प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है, रटा रटाया मान होता है 6.6 गुना 10⁻⁻34 है ना, वो जूल सेकेंड होता है। कहीं ऑप्शन है क्या 6.6, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा दे दिया तो क्या 6.6 लेके चल, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। पावर देखिए -34 कहीं है, नहीं है। 32 नहीं है, 34 यस मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 32 की ओर। 32 नंबर प्रश्न काफ़ी बार पूछा है। कहता है फोटोन का गतिक द्रव्यमान कितना होता है। इसका सही जवाब आप हमें देंगे।
फोटोन का गतिक द्रव्यमान कितना होता है, ये रहा आपका HW, याद रखिएगा। शून्य अगर आपको लगता है तो शून्य आप दे दीजिएगा, अगर नहीं लगता है तो जो भी आपको लगे बता दीजिएगा। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए ये प्रश्न को आप हर तरह से याद कर लीजिएगा। काफ़ी बार 2 नंबर में ये पूछा है, कभी लामेन श्रेणी, कभी बामर श्रेणी, कभी ब्रैकेट। पिछले भी सीरीज में हम आपके जब आपको पिछला सीरीज बता रहे थे तो उसमें भी ये प्रश्न आया था ना, लेकिन वो प्रश्न जिसका उत्तर था बामर श्रेणी। लेकिन आज जो है कह रहा है कि पराबैंगनी क्षेत्र में कौन पाया जाता है, कौन सा श्रेणी, तो आपको पता है ना, जो पराबैंगनी क्षेत्र में जो है वो लाइमन श्रेणी पाया जाता है। तो लाइमन श्रेणी कहीं है, नहीं है, नहीं है, यस, ऑप्शन ए जो है 33 का राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि रेडियो एक्टिव के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है। कौन उपयुक्त नहीं है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए कौन उपयुक्त नहीं है। नाभिकीय घटना तो उपयुक्त होता ही है, प्राकृतिक घटना उत्पन्न होता ही है, परमाणविक जो घटनाएं हैं ना, इसका कोई संबंध नहीं है रेडियो एक्टिविटी से। और यहाँ कह रहा है नहीं है, प्रश्न को पढ़िएगा, है नहीं कह रहा है, नहीं है ये बात कह रहा है। तो ऑप्शन जो है 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम सीधा तेजी के साथ 35 की ओर। 35 कह रहा है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको पता है ना कि तेजी से चलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बीटा किरण होता है, अल्फा नहीं होगा, गामा नहीं होगा, बीटा ऑप्शन होगा। तो सही उत्तर बीटा के साथ हम जाएंगे। भाई जल्दी जल्दी बता रहे हैं, थोड़ा मन में एक संयम भी हम मेरे आ गया है कि पता नहीं हमारे प्यारे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जल्दीबाजी में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन प्लीज़ आप सच सच ईमानदारी से बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। क्या आप हमको 10 में कितना नंबर देना चाहते हैं, -1 देना चाहते हैं या 10 में 10 देना, जो भी लगे प्लीज़ बता देना ना, ताकि मेरा मनोबल अच्छा रहे और अच्छे से वीडियो हम आपके लिए लाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 35 के साथ सीधा 36 की ओर। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अल्फा कण कैसा होता है। तो भैया अल्फा कण जो होता है ना वो हीलियम की तरह होता है। अल्फा कण कैसे होती है, तो हीलियम की तरह होता है। हीलियम कहीं है, नहीं है, यस, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि प्रेसी एंटीना की परास जो होती है प्रेषित एंटीना की जो परास टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई और पृथ्वी की त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो इसके लिए बताए थे D बराबर होता है 2RH। कहीं ऑप्शन है ऐसा, नहीं है, नहीं है, D बराबर √2HR दिया हुआ है, पता नहीं कैसे, लेकिन लगभग इसी के बराबर दिख रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा बी के साथ, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है ये कितनी होती है। मूल अवस्था में बात कर रहा है, तो मूल अवस्था में जो इसका जो मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ऑप्शन कहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पक्का है, पूछेगा, देख लेना अच्छे से। चलते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि जब अपद्रव्य को नेज अर्धचालक में मादित किया जाता है, मंदित होगा, तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है। तो आपको पता है ना कि शुद्ध अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, याद रखिएगा, शुद्ध अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है। और जब उसमें आप अपद्रव्य मिलाएंगे ना तो उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा बढ़ना होगा, ऑप्शन 39 का ए जो है बिल्कुल सही है, बढ़ती है। चलते हैं 40 नंबर प्रश्न। भाई ये चैप्टर हम पूरा पढ़ाऊंगा 2 से 3 दिन के अंदर, आप विश्वास रखें निश्चित तौर पे लाऊंगा। और इसका जो सही जवाब है, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक की बात कर रहा है, तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है A+B बराबर Y। तो कहीं ऐसा ऑप्शन है, नहीं है, नहीं है, A+B बराबर Y रेकरिंग है, नहीं, सॉरी, ऐसा है, ऑप्शन ए जो है ना इसका 40 का सही उत्तर होगा। ठीक है, सही है ना, नॉर गेट का बात कर रहा है, लेकिन नॉर गेट में ऐसा नहीं होता, A+B बराबर Y और रेकरिंग होता है, ऐसा कहीं है, देखिए तो ऐसा नहीं है, ये तो नहीं है, नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर सी के साथ जाते हैं। एक बार इसको जो है ना चैप्टर हम लेके आ रहे हैं 2 से 3 दिन में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कंप्यूटर के जहाँ भी कोर्स करेंगे ना तो उसमें तो ये पढ़ना ही एक बार पुनः, तो एक बार मैं ये चैप्टर फिर से पढ़ा दूंगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अर्धतरंगी दृष्टिकरण में 50 Hz के निवेशी आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सी निर्गम आवृत्ति है। तो निर्गम आवृत्ति जो होता है इसका दुगुना होता है, यानी 50 दूना 100, 100 Hz नहीं है, नहीं 100, यस, ऑप्शन सी 41 का सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 फिर से उसी चैप्टर संबंधित कहता है, द्विआधारी संख्या
11110 का आधार कितना है 2 है कि दशमिक संख्या में इसका मान क्या होगा, यह आपका HW है। प्लीज़ इसका उत्तर आप देंगे। पिछले क्लास में मैंने 25 का बताया था ना, इसका उत्तर जो भी आया था 100 जो भी आया था उसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इसको भी HW कर लीजिए। देखिए जवाब दीजिएगा, अगर जवाब नहीं दीजिएगा ना तो हम वीडियो लेके नहीं आएंगे। बहुत कम बच्चे हैं जो जवाब देते हैं और हमें लगता है कि सभी लोग देखते हैं। देखिए आपका एग्जाम में बहुत कम दिन बच गया है ना, तो प्लीज़ इसका उत्तर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही उत्तर है देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 भी पिछले क्लास का पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका भी जवाब आप देंगे। प्लीज़ इसका भी उत्तर जो होगा ना आप देंगे। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी उत्तर है इसका उत्तर आप जरूर देंगे। तो ये भी आपका HW रहा। जो प्रश्न काफ़ी बार बताया गया वो मैं नहीं बताऊंगा और जो नहीं बताएगा वो आपको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 45 भी कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण इसका मात्रक dy होता है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, ये भी आपका HW रहा। क्वेश्चन नंबर 45 भी आपका HW रहा। देखिए उत्तर जो है ना अच्छे दीजिएगा, जो प्रश्न पूछे उसका लिख दीजिएगा। 32 पूछे तो इसका आंसर जो है लिख दीजिएगा, 35 पूछे तो उसका दे दीजिएगा। एक लाइन से 10 प्रश्न तो आज HW रहेगा ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में चित्र में A और B के बीच समतुल्य धारिता क्या है। ये तीनों किस क्रम में, समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में है। पिछले क्लास में आपको फार्मूला बताया था, अब फार्मूला क्या बताया था मुझे याद नहीं है। आपको अगर याद होगा तो इसका जो सही उत्तर है, एक बात हम कंफर्म कर देते हैं कि उत्तर जब भी होगा तो ये और इसके बीच में ही होगा, ये और ये नहीं होगा। तो इसका उत्तर भी आप कमेंट सेक्शन में जाके देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, आपसे ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ मिली एम्पियर है। माइक्रो नहीं मिली ही है, ठीक है ठीक है, पहला ही संबंध सही यहाँ लग रहा है, इसे देख लेते हैं। 6 नहीं होगा, हाँ माइक्रो रहता है ना यहाँ पर, माइक्रो एम्पियर, तो ये भी सही रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, M लिखा है, मिली मान के चलेंगे। तो ऑप्शन 47 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। धारा घनत्व I/A, अच्छा यानी विद्युत धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। परिभाषा याद है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो ऑप्शन ए ही इसका सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। प्रश्न वही चैप्टर से, विद्युत धारा यूनिट से, कहता है कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ये पूछ रहा है। प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं और R बराबर हम आपको बताए थे ρL/, क्या बताए थे, A बताए थे। ऐसा संबंध रिलेशन बताया था। तो 49 का ऑप्शन देखते कहीं ये नहीं है, ये एक मिनट देखिए, R बराबर ρA, ठीक है ρA मैंने बताया, अच्छा ρA है। बी में देखिए ρL/A। यस, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर जो है वो बी के साथ जाएगा। एक बार आप अपनी नोटबुक में देख लेंगे और हमें इसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। लो भैया, सबसे आसान प्रश्न आज का जो सीरीज है उसका सबसे आखिरी प्रश्न है और ये प्रश्न लिया गया है किरचॉफ के प्रथम नियम से। बिंदु की तरफ आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहले, और ये भी बताए थे ना कि बिंदु की तरफ आने वाली धारा को धनात्मक मान लेते हैं, अब बिंदु से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक मान लेते हैं। तो जो आ रहा है उसको हम प्लस के साथ सूचित करे हैं और जो बिंदु से दूर जाएगा उसको माइनस के साथ जोड़ेंगे। तो पहले प्रश्न को देखें। देखिए इसमें धारा आ रहा है तो भैया +20, ये देखिए ये भी आ रहा है तो +10, ये जा रहा है नहीं, ये भी बिंदु की तरफ आ रहा है तो प्लस कितना है 10 है ना। और ये यहाँ तो कुछ दिया नहीं, चलो I का ही मान पूछ रहा है, नहीं तो कितना होगा 20 10 30 10 40, यानी I का जो वैल्यू होगा वो 40 होगा। देखिए ऑप्शन कहीं है 40, 10 नहीं है, 30 नहीं है, 40 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा वो 40 की हम तरफ बढ़ेंगे, यानी 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास में आपसे लगभग 10 के आसपास प्रश्न जो है ना आपको हमने HW के रूप में दिया है, इसका उत्तर आप ज़रूर देंगे। जो बच्चे उत्तर देंगे उनका नाम मैं लूँगा और जो नहीं देंगे उनका भी नाम लूँगा, लेकिन गलत होगा तब लूँगा, ये नहीं कि मैं सबका नाम लेते आ रहा हूँ, ताकि वीडियो का लेंथ इससे बड़ा हो जाता है ना, तो ये नहीं करें। कल के क्लास में अगले सेगमेंट में आपको अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा और आपको अगर कुछ दिक्कत नज़र आई होगी ना तो प्लीज़ आप हमें इससे अवगत कराएंगे। हमें तो लगता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा से बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है।
तो आज का सेगमेंट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 30 मिनट कह के गया था लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय